चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे और हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझसे। चलो सेकंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे जो नंबर्स होते हैं, तो मैंने पहले बताया था इसमें कि नंबर्स तीन तरह के होते हैं ना, जो फ्रैक्शंस होती हैं। एक तो होती हैं पूरी पूरी टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी तरह से कट जाएं। जैसे अगर बात करें 25/5, तो इस 5 से ये 25 पूरी तरह से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग। ठीक, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक, और एक दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ये कौन कौन सी होती हैं देखो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो पूरी पूरी ना कटे। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरह से कट नहीं रही हैं लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे 10/3 है ना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 से 10 को जब काटेंगे तो कुछ इस तरह से ये एक रिमाइंडर बचेगा, इसमें पॉइंट लगाएंगे, फिर से 10 बच जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा, फिर से ये 10 हो जाएगा, फिर से 3 बार जाएगा। मतलब इस तरह से ये हर बार 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और जो भी नंबर इसमें बार बार रिपीट हो रहा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, चलो फिर एक और होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया 1.1234567 239, इस तरह से ये चल रहा है। तो इस लिखे हुए नंबर का क्या मतलब है? देखो, एक तो ना तो ये कट रहा है, जब ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या कोई नंबर इसमें रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो, ये तो अलग अलग नंबर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 आ गया, फिर 3, फिर 9, कुछ इस तरह से अलग अलग नंबर चल रहे हैं। इधर देख रहे हो तो इधर केवल 3 ही रिपीट हो रहा था, सही है। लेकिन इधर ऐसा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा जो बार बार आ रहा हो, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या ये तीनों बातें समझ में आई? अब देखो, ये जो दो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर्स? एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन दोनों नंबर्स को ही हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल मतलब परिमेय संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को भी हम रेशनल बोलेंगे, ये भी परिमेय होता है। लेकिन जो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब जो नंबर पूरी तरह से कट भी नहीं रहे हैं और वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, उनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल मतलब अपरिमेय। ठीक है, तो जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इर्रेशनल नंबर या फिर हिंदी में अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं? जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, पहली तो वो। दूसरा, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर्स भी होते हैं जो अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हो। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या लिखी हुई है
तो उसको भी हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √5, यहाँ पे 5 एक अभाज्य संख्या है, वैसे ही √2 भी एक अभाज्य संख्या है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। √3, √7, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें पाई भी आता है। जरा पाई की वैल्यू बताओ मुझे, पाई की वैल्यू कितनी होती है? हाँ, पाई की वैल्यू हम 22/7 हम ज़्यादातर रखते हैं, लेकिन ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, ये इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। अगर पाई की वैल्यू 22/7 होती, अगर रियल वैल्यू पाई की 22/7 होती, तो इस कंडीशन में तो हमने रेशनल नंबर ये भी पढ़ा है ना, परिमेय संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती हो, तो ऐसे तो 22/7 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 22/7। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो कुछ 3.142578 कुछ इस तरह से चलती रहती है वो। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? बताओ मुझे। ठीक, दो बातें और। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, ये कौन से होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे दो, दो के फैक्टर कितने हैं? एक तो एक से कटता है और एक दो से कटता है। वैसे ही अगर बात करें तीन, तो तीन एक तो एक से कटता है और एक तीन से कटता है। ठीक है, पाँच की बात करें तो पाँच भी किससे कटता है? एक तो एक से कटता है और एक पाँच से कटता है, तो इन सब के दो दो फैक्टर्स हैं ओनली। अगर बात करें वन की, तो वन का केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद। तो वन एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब एक नंबर और, को प्राइम हम जिनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये बताओ ये क्या होती है? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखो, को प्राइम नंबर्स होते हैं ऐसे दो नंबर जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर हम बात करें 21 और 8 की, तो मुझे बताओ 21 के फैक्टर क्या है? 21 किस किस के टेबल में आता है? एक तो वन के, एक थ्री के, और एक सेवन के, और एक खुद 21 के। सही है। अगर 8 की बात करी जाए तो 8 किस किस के टेबल में आता है? एक तो एक के, एक दो के, और एक 8 के। ठीक है, 4 की भी आता है, 4 और 8। तो यहाँ पे देखो जरा,
वन तो सभी का होता है, तो वन को तो हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वन तो सभी का कॉमन फैक्टर होता ही है, इसलिए वन को तो छोड़ देते हैं। अब इस वन को छोड़ के मुझे ये बताओ, क्या इन दोनों के कोई और कॉमन फैक्टर हैं क्या, जो इन दोनों के फैक्टर में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि इसके अलग फैक्टर हैं 3, 7 और 21, इसके अलग हैं 2, 4, 8। दोनों का और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्या। ये बताओ, इतना समझ में आया क्या? चलो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें केवल प्रूफ करना है जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनको हमें इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसी की तरह बाकी क्वेश्चंस होंगे, सब में जो हम लैंग्वेज लिखेंगे सेम लैंग्वेज होगी। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका क्या होगा? प्रूफ करने का तरीका ये होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें √3 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है, तो हम सबसे पहले अपनी तरफ से इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। हमें प्रूफ तो ये अपरिमेय संख्या करना है, लेकिन हम इसको अपनी तरफ से एक परिमेय संख्या मानेंगे और बाद में आगे जाके उसको हम गलत साबित कर देंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर ये ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। सारे क्वेश्चंस में ऐसा करना है, सबसे पहले हमें इन नंबर्स को एक परिमेय संख्या मानना है और फिर उसको बाद में जाके गलत साबित कर देना है। जब ऐसा हम कर देंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस रहेगा करने का। समझ में आया? ठीक है, चलो फिर करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? परिमेय संख्या को तो a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q या a/b की फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये जो a और b है ये हमने तो ऐसे नंबर्स माने हैं, a और b सह अभाज्य संख्याएं हमने मानी है। सह अभाज्य संख्या मैंने बताया था क्या होती है, जिनका केवल कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप रहेगा हमारा दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? a/b का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा a²/b²। अच्छा, b स्क्वायर को अगर इधर लेकर के जाते हैं तो ये हो जाएगा 3b² = a²। अब मैं यहाँ से पहले तुम्हें एक बात समझाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हें समझा इसलिए रहा हूँ, बच्चे इसको करते हैं, रटते हैं, इसको याद कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे लिखना है, तो वो पूरी थ्योरी याद कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं। मैं इसको पूरी तरह से समझा रहा हूँ आपको, जिससे आपको ये याद ना रखना पड़े। ठीक है, तो देखो ये हमारा बना 3b² = a²। इसका मतलब क्या है? 3b² = a²। इसका मतलब है कि अगर हम 3 की गुणा b² में कर रहे हैं तो हमें a² मिलेगा। मान लो b² को अगर मैं लेट अस सपोज कि 7 लेट कर लूं, है ना, तो 3 में जब 7 की गुणा करेंगे तो हमें a² मिलेगा। मतलब a² कितना आ जाएगा? 21। इसका मतलब तो यही है ना, अगर कोई भी इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो यही है कि 3 की गुणा अगर b में करेंगे तो हमें a² मिलेगा। ठीक है, तो जब b² को 7 माना तो a² की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 21। ऐसा हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया है समझने के लिए, इन दोनों की वैल्यू 7 और 21। तो क्या हम ये बोल सकते हैं
3 × 7 जो होगा वो 21 के बराबर होगा, है ना। ये v की वैल्यू रख दी 7, ये a स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने 21। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये जो 21 है ये 7 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 है ये 3 a स्क्वायर को भाग करेगा। ऐसा लिखा जा सकता है, 3 a स्क्वायर को भाग करेगा, क्योंकि 3 में अगर हम किसी नंबर से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को पूरा पूरा भाग कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया हमने 25 और उसका स्क्वायर कर दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 125। 125 किससे भाग, 125 क्या 5 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा? अगर इसको हम 5 से भाग करके देखेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि 5 से हमने क्या भाग करा है? 25 का स्क्वायर। तो क्या 5 25 को भी भाग कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर कोई भी नंबर ए है, अगर वो बी स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी है कि वो नंबर ए बी को भी भाग करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था 3b² इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो यहाँ से ये लिखा जा सकता है कि 3a स्क्वायर को भाग करेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो 3a को भी भाग करेगा। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। चलो पीछे आ जाते हैं, फिर से समझते हैं थोड़ा। जब हम 5 से 125 मतलब 25 के स्क्वायर को भाग कर रहे थे तो कितने टाइम्स में आ रहा था? 25। और जब 5 से केवल 25 को भाग कर रहे हैं तो 5 टाइम आ रहा है, मतलब दोनों बार अलग अलग भाग हो रहा है। जैसे मान लो जब a से b स्क्वायर को भाग करेंगे तो मान लो a से b स्क्वायर 7 टाइम भाग हो जाता है ना, लेकिन जब a से केवल b को भाग करेंगे तो कुछ और नंबर आएगा ना, मान लो 3 टाइम हो सकता है। ठीक है, तो वैसे ही जब ये 3a स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 3a को भी भाग करेगा। अब जरा इधर देखो, जब ये a स्क्वायर को भाग कर रहा था 3, तो कितने टाइम्स में जा रहा था? ये b स्क्वायर में, है ना। जब 3 का पहाड़ा हम b स्क्वायर में पढ़ रहे थे तब a स्क्वायर आ रहा था, लेकिन जब हमें 3 से केवल a को भाग कराना है तो कुछ ना कुछ और से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने मान लिया जब 3 की हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तब a आएगा। जब a स्क्वायर लाना था तब तो हमें b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी थी, लेकिन हमने मान लिया जब a लाना है तो 3 की किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मान लिया c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 3c है वो 3c किसके बराबर है? a के बराबर है। इसका मतलब 3 a को भाग कर रहा है और कितने टाइम्स में कर रहा है? c टाइम्स में कर रहा है। चलो, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, इस a की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे करने पर क्या होगा? समीकरण 1 क्या है? 3b² इक्वल्स टू, एक इधर है a स्क्वायर, तो a का मान क्या रखेंगे? 3c, तो ये हो जाएगा 3c स्क्वायर। इसका मतलब 3b² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखो 3 से ये कटेगा 3 टाइम्स, या फिर हम बोल सकते हैं जो b स्क्वायर आया वो कितना आया? 3c स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। यहाँ से अब फिर से वही बात आ गई। देखो ये लिखा हुआ है 3c स्क्वायर
इक्वल्स टू वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, जब हम 3 की गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो हमें बी स्क्वायर मिलेगा। तो क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं कि 3 बी स्क्वायर को भी भाग करेगा। अरे यहां तक समझ में आ रहा है नहीं? अब जब ये बी स्क्वायर को भाग करेगा तो ये बी को भी भाग करेगा, अतः 3 बी को भी भाग करेगा। ठीक है, अब मुझे आप इतना बताओ कि हमने ये ए और बी कैसे नंबर माने थे। ए और बी माने थे हमने सह अभाज्य संख्याएं, मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है केवल 1 के अलावा। लेकिन यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि देखो 3 ए को भी भाग कर रहा है और 3 बी को भी भाग कर रहा है। सही है, तो इन दोनों का तो एक कॉमन फैक्टर आ गया नहीं, 3 3 दोनों का ही कॉमन फैक्टर आ गया। इसीलिए जो हमने माना था वो हमने गलत माना था। तो हम लिख देंगे 3 ए और बी दोनों को भाग कर रहा है। इसलिए जो हमारा मानना था कॉन्ट्राडिक्ट था, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इसीलिए जो अंडर रूट 3 है, इसीलिए जो अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? हर एक क्वेश्चन में केवल ये थ्योरी लिखनी है आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने वाले, बस हमें क्या करना है, पहले उनको एक परिमेय संख्या मानना है और फिर हमें गलत साबित कर देना है कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना था कि ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन हमने यहाँ से एक इन दोनों का फैक्टर निकाल दिया 3, इसलिए ये एक सह अभाज्य संख्याएं नहीं हुई, इसलिए अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? चलो मैं एक और करा देता हूँ दूसरी तरह का। देखो ये क्वेश्चन है एक, इसमें दिया हुआ है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी कम लिखनी पड़ेगी। देखो इसको हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो 5 माइनस अंडर रूट 3 है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ए अपॉन बी को इधर ले आओ और अंडर रूट 3 को इधर ले आओ। तो ऐसा करने पर अंडर रूट 3 तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ए अपॉन बी उधर जाएगा तो 5 के माइनस में चला जाएगा। अब ये बताओ ये एक परिमेय संख्या है नहीं? देखो ए अपॉन बी तो परिमेय संख्या है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, और 5 5 को 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है। जब हम किसी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो एक परिमेय संख्या मिलती है, तो ये पूरी इधर एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं अभी अभी हमने प्रूफ करा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कोई एक ये कैसी संख्या है, अपरिमेय? तो क्या कोई एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हम बोल सकते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। सही है, इस तरीके से हम प्रूफ करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है, तो मैंने तो ये आपको समझाया है, तो अगर इसको थ्योरी में लिखना है तो थ्योरी आप कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ये इसकी पूरी थ्योरी में लिखा जा सकता है। बस जो जो मैंने बातें बताई हैं वो इन्होंने लिख दी है। सबसे पहले क्या करा है इन्होंने, देखो, सबसे पहले हम इसके विपरीत मान ले लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको एक क्या मान लिया, अपरिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, अब जब हमने इसको अपरिमेय संख्या मान लिया तो इसको a अपॉन बी के टर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो हमने इधर ये लिख दिया a अपॉन बी की तरह। ठीक है, 5 को इधर ले गए तो जैसे हमने करा था ये कुछ इस तरह का बन गया। ठीक, इसी को सही करके लिखा तो कुछ इस तरह से आया। सही है, अब हमें ये पता है कि ये जो 5 माइनस ए अपॉन बी है ये एक कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और ऐसा करने पर अंडर रूट 3 भी इसके बराबर आ रहा है, तो हम अंडर रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या बोल देते हैं। अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब इधर ये एक परिमेय संख्या आ रही है तो ये भी इस परिमेय संख्या के बराबर है, इसलिए अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको ये पता है कि अंडर रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या होती है। हमको तो ये पता है कि अंडर रूट 3 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए हमें ये विरोधाभास, अपनी जो हमने कल्पना करी है ये गलत है। और इससे ये पता चलता है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इसको अगर आपको उसमें लिखना है थ्योरी में तो इस तरह की थ्योरी में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप थ्योरी थोड़ी ज़्यादा लिखोगे तो उस प्रकार से थोड़े नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे ही आप थ्योरी लिखोगे तो नंबर मिल जाते हैं। तो थ्योरी के लिए आप ये लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, मैंने पूरा समझाया ये। बताओ अब मुझे। सब कुछ क्लियर है? चलो।